हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड। समाज विज्ञान में जो सामाजिक घटनाएं होती रहती हैं उनके अध्ययन के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग बहुत ज़्यादा वर्तमान में हुआ है। तो तुलनात्मक पद्धति क्या है? एक ही समाज में विभिन्न समय में घटने वाली घटनाओं अथवा विभिन्न समाजों में विभिन्न स्थानों पर घटने वाली समान प्रकृति की घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? तुलनात्मक पद्धति के द्वारा। जैसे औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण ने यूरोपीय परिवारों को और भारतीय परिवारों को किस रूप में प्रभावित किया, तो इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्र, मानव शास्त्र में अनेक विद्वानों ने किया, जैसे मॉर्गन, बेकोफन, टेगार्ट, हेनरी मैन, टायलर, फ्रेजर, लेवी इत्यादि। अगस्ट काम ने सामाजिक विकास के 3 स्तर का नियम दिया। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज व साहूय की तुलना की। दुर्खीम द्वारा आत्महत्या की दर व उसके कारण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। मैक्स वेबर ने 6 महान धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो इस प्रकार विभिन्न समाजों, समूहों, स्थानों, समुदायों में घटने वाली जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं। अब आगे है तुलनात्मक पद्धति का अर्थ एवं परिभाषा। तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी करते हैं। डेली लाइफ में तुलना करते रहते हैं। जैसे जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की दर, खुशहाली और समृद्धि, ये सब के लिए हम क्या करते हैं? तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते रहते हैं। अब अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे रेडक्लिफ ब्राउन। अब रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं कि तुलनात्मक पद्धति के द्वारा हम 2 प्रकार के समस्याओं को हल करते हैं। पहला है उन समस्याओं का जिनका संबंध वर्तमान से है, और तो वर्तमान की घटना हो गई, और दूसरा है जिनका भूतकाल और इतिहास से और पास्ट की घटना हो गई। तो पास्ट प्रेजेंट का दोनों का कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है जीन्स वर्ग। जीन्स वर्ग ने तुलनात्मक पद्धति का कार्य केवल कुछ घटनाओं की तुलना करना ही नहीं है, वरन तुलना के द्वारा उनकी व्याख्या करना भी है। तुलना करते हैं घटनाओं का, उसके साथ साथ उनका एक एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, जिससे हमको जो घटनाओं की समस्या उसकी स्पष्टता भी हो सके। फिर नेक्स्ट है हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार। इन्होंने क्या कहा? तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति के बीच जो है पाए जाने वाले स्वरूपों की तुलना के द्वारा मानवीय संस्थाओं तथा विश्वासों के विकासपूर्ण क्रम को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक पद्धति का महत्व। अब संक्षेप में एक जान लें कि आप जो तुलनात्मक पद्धति है 2 या 2 से अधिक तथ्यों, घटनाओं, इकाइयों की तुलना करते हैं और फिर उनकी व्याख्या, विश्लेषण करके उनके बारे में एक सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात किया जाता है। अब है तुलनात्मक पद्धति का महत्व। तुलनात्मक पद्धति का महत्व कैसे है? पहला नंबर है प्राकल्पना, मतलब उपकल्पना, हाइपोथेसिस के निर्माण में सहायक। कार्य कारण संबंधों को जानने हेतु। और नेक्स्ट है सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक।
निष्कर्ष परीक्षण में सहायक। नेक्स्ट, परिवर्तन की दिशा जानने में सहायक। व्यापक रूप से प्रयुक्त पद्धति। तो ये सारे महत्व बताए गए हैं। अब व्यापक रूप से प्रयुक्त पद्धति जैसे सामाजिक मानव शास्त्र में, समाजशास्त्र में, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है, पढ़ते हैं तुलनात्मक पद्धति की सीमाएं। तुलनात्मक पद्धति की सीमाएं क्या क्या हैं? पहला तो कहा गया परिकल्पना के परीक्षण में सहायक है। इसका महत्व है, लेकिन परिकल्पनाओं का अभाव पाया जाता है। जैसे किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, अनुसंधान के लिए उपकल्पना का होना आवश्यक है, जो क्या करती हैं, अध्ययन की दिशा निर्धारित करती हैं। तो लेकिन तुलनात्मक पद्धति में हम परिकल्पनाओं का अभाव देखने को मिलता है। जैसे बाटोमोर ने एक जगह कहा है कि तुलनात्मक पद्धति के उपयोग में आने वाली एक प्रमुख बाधा क्या है? परिकल्पनाओं का अभाव है, और यह किसी परिकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं समझा जाता। नेक्स्ट है, इकाइयों के निर्धारण में कठिनाई। अब जब हम परिकल्पना नहीं बना पाते हैं तो इकाइयों के निर्धारण करना भी उतना ही कठिन हो जाता है। अब जिन इकाइयों के बीच हमें तुलना करना चाहते हैं, उनका चयन किया जाए। क्या होगी ये इकाइयाँ, उनका आकार स्वरूप क्या होगा, उनके निर्धारण की माप क्या होगी, सीमाएं क्या होगी, इसको पूर्व में ही तय करना होता है। जैसे कि हम भारतीय गांव की अमेरिका गांव से तुलना करते हैं, तो वहाँ के गांव, यहाँ के गांव के जो परिभाषा होगी वो डिफरेंट होगी। तो अब तुलनात्मक पद्धति में इकाइयों का निर्धारण करना तो एक बहुत बड़ी प्रमुख कठिनाई मानी जाती है। नेक्स्ट है, इकाइयों के विभिन्न स्वरूप विश्लेषण की समस्या। इकाइयों के विभिन्न स्वरूप तीसरा नंबर है। जैसे अध्ययन के लिए जब हम इकाइयों को चुनते हैं तो अनेक समानताएं दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें आंतरिक तौर पे असमानताएं भी देखी जाती हैं। जैसे परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो परिवारों का आंतरिक व बाह्य स्वरूप समान होना चाहिए, लेकिन ऊपर से जो संयुक्त परिवार है, मान लीजिए लिए, तो दिखने वाला जो संयुक्त परिवार है आंतरिक रूप से एकांकी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हम किसी इकाई को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न करके देखते हैं, तब भी हम उसके बारे में जो व्याख्या बनाते हैं वो भ्रामक हो सकती है। नेक्स्ट है, विश्लेषण की समस्या। विश्लेषण की समस्या में क्या है? दो इकाइयों की तुलना तो की जाती है, उनकी व्याख्या की जाती है, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में नहीं की जाती, वरन उन्हें एक पृथक इकाई के रूप में माना जाता है। जैसे नातेदारी की भूमिका अथवा विवाह में मामा की भूमिका जो भारत में है वही पश्चिमी देशों में नहीं है। अब इस पद्धति के दोष क्या हैं? वही दोष क्या, तुलना सदैव समान प्रकार की घटनाओं में ही की जा सकती है और घटनाओं की में समरूपता स्थापित करना कठिन है। तुलनात्मक इकाइयों को परिभाषित करना भी कठिन है। संपूर्ण समाजों और संस्कृतियों की तुलना भी कठिन है, और इससे विलक्षण घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो हमने पढ़ा तुलनात्मक पद्धति। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें।